वो वर्क हो। तो हमने अभी देखा कि जो वर्क होता है वो एक्चुअल में दो क्वांटिटी से मिलकर बनता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अगर डॉट आएगा तो हम अंडरस्टूड हो जाएगा, तो यहाँ पर आता है एफ इंटू डी कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वर्क फिजिक्स में माना इसको जाता है कि जब अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फोर्स की तरफ करे, कहीं भी करे, लेकिन करेगी डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो फिजिक्स इस वर्क को नहीं मानती, फिजिक्स में हम इस वर्क को नहीं मानेंगे। जैसे फॉर सपोज आप देखें इसकी जैसे एक लफ्ज आता है मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? अब मैक्सिमम वर्क का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, जैसे फॉर सपोज अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ और बॉडी मूव भी इसी तरफ कर रही है, देखिए नोट करें, तो आप देखिए दो वेक्टर मूव कर रहे हैं, और याद रखें दोनों वेक्टर डायरेक्शन एक तरफ है तो एंगल हो जाएगी जीरो। तो इसलिए तो ये हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो मैथमेटिक्स में वन होता है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी। तो ये हो जाएगा मैग्नेट का मतलब कुछ ना कुछ बच रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फॉर सपोज अगर हम इसको जीरो वर्क कर दें, अब जीरो वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो वर्क का मतलब हो जाएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है, अगर हम फोर्स यहां लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो, तो याद रखें एंगल हो जाएगी 90 डिग्री। तो देखें वर्क कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो डिग्री। इसका मतलब जीरो वर्क हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छी एग्जाम्पल आप देखें, बच्चा अगर दीवार को फोर्स लगा रहा है तो देखें कुछ नहीं हो रहा। या इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर सपोज हम अगर हम एक बाल्टी का वर्क उठाते हैं तो वो भी जीरो वर्क हो जाता है। तीसरा होता है मिनिमम वर्क, मतलब नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क का मतलब हो जाएगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर फोर्स यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हो रही है, इसकी अच्छी एग्जांपल देखें, आप देखें तो ये W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, देखिए दोनों सीधे हैं, पैरेलल हैं, तो इसके हमेशा एंगल बनती है, तो ये हो जाएगा, और cos ऑफ 180 ये होता है -180, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी। तो आप देखें ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क। तो तीन किस्म के वर्क हो सकते हैं। मैक्सिमम वर्क तब होगा जब दो वेक्टर्स, अब इसकी अच्छी एग्जांपल क्या हो जाएगी? इसकी अच्छी एग्जांपल ये हो जाएगी कि जब हम एक गाड़ी को रेस देते हैं तो गाड़ी का इंजन फोर्स भी आगे लगा रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही होती है, जिससे इसको पॉजिटिव वर्क बोला जाएगा मैक्सिमम वर्क। मिनिमम वर्क की अच्छी एग्जांपल हो जाएगी गाड़ी का ब्रेक लगाना, जैसे हम देखते हैं गाड़ी को ब्रेक लगता है। अब क्या होता है देखिए, अब ब्रेक लगने में देखें गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है, ब्रेक पीछे की तरफ काम करती है, तो इसलिए गाड़ी रुकती है, नेगेटिव वर्क में गाड़ी रुकती है। और तीसरा हो जाएगा जीरो वर्क। अब जीरो वर्क की अच्छी एग्जांपल क्या हो जाएगी? जैसे दीवार को हम ब्रेक करें, या ऐसे कभी के एक और एग्जांपल भी आती है, उसकी आप एग्जांपल देखें कि अगर एक बच्चा, ये एक बाल्टी पड़ी है, फॉर सपोज एक बकेट पड़ी है पानी से भरी हुई, ये और इसका कोई बच्चा है, इसको देखें अब यहां से पकड़कर फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगा रहा है और वो मूव इस तरफ कर रहा है। अब आप देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, देखिए इनके दरमियान एंगल बन रही है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा जीरो वर्क। क्लियर? तो ये तीन किस्म के वर्क होते हैं, और वर्क का बहुत मशहूर यूनिट होता है एसआई सिस्टम में। सिस्टम चेंज होगा, इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, तो ये होता है एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा 1 जूल। क्लियर? अगर हम सिस्टम चेंज कर देंगे तो देखिए अगर हम बात करते हैं सीजीएस की, नोट कर लें सीजीएस में इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और फासले का होता है सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर मतलब ये हो जाएगा 1 अर्ग। क्लियर?
और एक चीज और नोट कर लें कि जूल और अर्ग में डिफरेंस होता है। एक जूल अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल में तकरीबन 1 करोड़ अर्ग होते हैं। 5 में 10 लाख हो जाएंगे, क्लियर। 6 में 10 लाख हो जाएंगे तो 1 करोड़ अर्ग हो जाएंगे। इसका मतलब क्योंकि न्यूटन बड़ा यूनिट है इसलिए इसका यूनिट होता है। और इसका तीसरा यूनिट देखें, जिस तरह से आप एक और याद कर सकते हैं टिपिकल पॉइंट, वो ये कि एक न्यूटन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 5 डाइन्स होते हैं। अंदाजा करें, देखिए एक न्यूटन में 1 लाख डाइन्स होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें, आप आते हैं क्लियर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका तीसरा यूनिट कौन सा हो जाएगा? इसका तीसरा यूनिट हो जाएगा एफपीएस सिस्टम के अंदर, तो ये हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा फुट पाउंड। तो हम जानते हैं ये हो जाएगा एफ इंटू डी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? देखिए फोर्स का होता है एम इंटू ए, तो ये हो जाएगा फुट पाउंड। तो ये हो जाएगा फुट पाउंड, फुट पाउंड। तो ये हो जाएगा फुट पाउंड, इसका यूनिट हो जाएगा। तो फुट पाउंड इसका सिस्टम हो जाएगा सीजीएस के अंदर। ठीक, अगर आप देखें तो हमने वहां भी लिखा था कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो एम इंटू ए। तो क्लियर। तो देखें, मास का यूनिट होता है एफ के सिस्टम के अंदर, ये होता है इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने नाम दिया था एक मिनट, इसको डिस्टेंस को एक मिनट में बता रहा हूं आपको। तो इसका यूनिट हो जाएगा फुट पाउंड पर सेंटीमीटर, फुट पाउंड पर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। तो फुट पाउंड पर सेंटीमीटर, फुट पाउंड पर सेकंड हो जाएगा, क्लियर। तो इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। तो वर्क के बारे में आप याद कर लें कि वर्क ऐसी क्वांटिटी होती है जो जो हमें क्या बता दी है कि अगर किसी बॉडी पर काम होगा तो वर्क होगा, अदरवाइज फिजिक्स को वर्क नहीं मानती। और दूसरा चीज ये नोट कर लें कि वर्क और फोर्स आपस में क्या होते हैं, ये हमेशा एनर्जी और एक बार होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करते हैं, इसका यूनिट फुट पाउंड होगा। सेंटीमीटर को आप सेकंड घटा दें, सेकंड में आएगा, तो ये हो जाएगा फुट इंटू पाउंड, पाउंड फुट। तो ये हो जाएगा आपके साथ वर्क। अब वर्क और एनर्जी आर बोथ आर वन एंड द सेम, क्लियर। इसमें अगर कोई सवाल है तो मेरा, नहीं तो अब उसके बाद एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है। उस टॉपिक का नाम है पावर। अब व्हाट डू मीन बाय पावर? पावर क्या होता है? अब देखें पावर, पावर का यूनिट पी हो जाएगा। फिजिक्स में पावर की बहुत इमेजेस के बहुत यूनिट्स आते हैं पावर के। अब पावर ये बताता है, पावर बिल्कुल वही काम करता है अगर हम द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, rate of doing work done, या हम लिखेंगे amount of work done, amount of work done by a body in unit time, by a body in unit time। अब देखिए वर्क के साथ हमने टाइम को ऐड कर दिया है। अगर हम वर्क के साथ टाइम को ऐड कर दें तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा W अपॉन टी। देखें पावर और वर्क एक ही बात है, लेकिन जब इसमें हम टाइम को ऐड करते हैं कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, तो ये फिजिक्स में इसको हम नाम देते हैं पावर का। तो टाइम हमें ये बताता है कि कितना ज्यादा काम कितने टाइम, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, अगर टाइम कम हो जाएगा तो उसको पावर, टाइम कम हो जाएगा, वर्क की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वर्क की क्वांटिटी बढ़ मतलब पावर बढ़ गया। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं आम लाइफ में जितनी भी मशीनें हैं, इसका एक दूसरा फार्मूला भी है मशीनों के लिए। तो ये हो जाएगा, दूसरा आप वर्क की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा
तो ये हो जाएगा टाइम का सेकंड। तो फोर्स हमने वही रखी, d अपॉन सेकंड। d अपॉन सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, टाइम, d अपॉन t। तो d अपॉन t का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा f इंटू v cos थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा पावर का, क्लियर, मैकेनिकल में। और बाकी वर्क जो आगे आएंगे इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूला अलग अलग होंगे, पावर का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये हो जाएगा f इंटू v, कितनी फोर्स और कितनी वेलोसिटी। हम अब मशीनों को देखते हैं कि कोई कार है, कोई जहाज है, वो कितनी फोर्स और कितनी स्पीड गेन कर रहा है। जितनी ज्यादा स्पीड गेन करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा पावर खर्च कर रहा है। तो ये हो जाएगा पावर का फार्मूला। तो पावर की डेफिनेशन समझ आएगी आपको। अब इसके पावर की यूनिट्स क्या है, और एक चीज नोट करने, पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, एक से ज्यादा डायरेक्शन होती हैं, या ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। जिस तरह से करंट, करंट हमें फील होता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन होती है। लेकिन याद कर लें, करंट फील होता है कि एक उसके बाद, लेकिन करंट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। जब वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, सम के, एडिशन के, मल्टीपल, इसकी करंट को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक तीसरी क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोला जाता है जिनके पास एक से ज्यादा डायरेक्शन होती हैं, क्लियर। जैसे प्रेशर, प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो उसके पास ज्यादा डायरेक्शन है, उसको हम एक स्केलर या वेक्टर का नाम देंगे। अब इसका यूनिट देखें, यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर में देखें, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अगर हम एक जूल का काम एक सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 वॉट। तो वॉट मतलब नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके ऑनर में रखा गया। 1 वॉट, 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करेंगे। अगर हम देखते हैं 100 जूल की एनर्जी हम 1 सेकंड में खर्च करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 वॉट, क्लियर, 100 वॉट। अब इसका बिगर, इसका उसके बाद इसका दूसरा यूनिट देखें, इसके बिगर यूनिट भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर का मतलब ये हो जाएगा, और ये हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब हो जाएगा 746 वॉट, 746 वॉट, क्लियर, ऐसा ही। अच्छा, एक होता है इसका हॉर्स पावर इन सीजीएस, तो ये हो जाएगा 550 फुट पाउंड पर सेकंड, फुट पाउंड पर सेकंड। तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हॉर्स पावर हमें आइडियल सिस्टम बताता है कि कौन सा यूनिट कितना ज्यादा पावर खर्च करता है। इस बिगर यूनिट में हम हॉर्स पावर लेते हैं, जैसे मशीनों का पावर, जहाजों का पावर, गाड़ियों का पावर हम निकालने के लिए, क्लियर। तो हॉर्स पावर बिगर यूनिट। कोई चीजें तो 4,000 हॉर्स पावर की होती है, इतना ज्यादा वो पावर यूज करते हैं, क्लियर। इसका एक बड़ा यूनिट है जिसको हम बोलते हैं किलो, किलो वॉट आवर्स। किलो वॉट आवर्स का मतलब यही है कि अगर हम 1,000 वॉट का पावर, 1,000 वॉट का पावर अगर 1 घंटे में यूज करते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसका मतलब 1 के WH। तो 1 के WH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के WH इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 36 इंटू 10 टू पावर 6, 36 इंटू 10 टू पावर 6, इसकी ये हो जाएंगे जूल्स। तो इतना ज्यादा एक वॉट में एनर्जी की यूज होती है। तो क्लियर, इसको आप देखें, कुछ सवाल आपके माइंड में अराइव होना पूछिए। सर 1 किलो हॉर्स पावर है सर, ये वॉट आवर्स है सर, ये जूल के बराबर है। ये कुछ सवाल करना चाहें?
सर 1 kWha सर 36 एक्सपोनेंट 6 जॉल के बराबर दिया जाएगा। जी जी जी, ये क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल में लिया जाएगा, इसलिए आपको दिखा हुआ है इस तरह लिखा। एक मिनट, सर ये एनर्जी का यूनिट है ना? जी जी, एनर्जी मतलब हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं इतने टाइम में, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं इतने टाइम के अंदर। समझ आ रहा है इसका कोई सवाल? क्या यूनिट हो जाएगा, तो ये इसको जोल में लिया जाता है। क्लियर हो गया आपको? और ये ज्यादा हम यूज करते हैं कब, जब हम बड़े बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं, kW में यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, एफ इसके डी बाद सर cos थीटा ही होगी हमेशा। यस, क्योंकि ये हमेशा, देखें अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये बड़ा यूनिट इसलिए देखें, कॉस इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में इसके दो कंपोनेंट करते हैं। देखें वर्क का, ये देखें ये फोर्स का कंपोनेंट, ये फोर्स का कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी तरफ होती है। तो अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट निकालते हैं, हम जानते हैं फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कॉपी पर करें तो दो कंपोनेंट होंगे। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो हम जानते हैं कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, इसका कॉस वाला कंपोनेंट इसके डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, इसलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं एफ कॉस थीटा। तो याद रखें, और ये पावर में भी यही आएगा, पावर v इक्वल टू एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज को शो करते हैं, इसलिए दोनों को एक ही यूनिट आता है, एफ की कॉस थीटा। कभी भी ये साइन नहीं उठाएगा, नोट कर लीजिए, ये हमेशा कॉस ही आएगा, कहीं भी दिया जाए। ओके सर। अच्छा, दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि जो वर्क होता है, अब वर्क जो होता है वो ग्रेविटेशन फील्ड में कंजर्वेटिव वर्क माना जाता है। इसकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है, देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड is a conservative field. Gravitational field is a conservative field. अब इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई काम ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर करते हैं, उस वो वर्क फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता पोजीशन पर, वो डिपेंड करता है हाइट पर। जैसे फॉर सपोज, इसकी एक मिसाल देखें आप, अगर हम इस हाइट पर एक बॉडी को पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास कई पाथ हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। देखें इस पॉइंट पर हमें कोई बॉडी पहुंचानी है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, और ये याद रखें ग्रेविटेशन फील्ड हम जमीन पर काम करें, तो इसके देखें अलग अलग पाथ हैं, ये पाथ P1 है, ये पाथ P2 है, ये पाथ P3 है। तो याद रखें कोई भी पाथ आप उठाएं तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये हाइट पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो हमें एक जैसा ही काम करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। और इसमें याद रखें, तो उसमें जो काम किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। इसमें जो वर्क डन परफॉर्म करेंगे हम, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पर, बल्कि वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ हाइट पर, कि किस हाइट पर काम पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। और एक चीज और याद करें कि याद रखें क्लोज पाथ में कोई भी का होने वाला काम, क्लोज पाथ के अंदर कोई भी होने वाला काम, उसका जो टोटल वर्क है वो 0 हो जाएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, और ये प्रूव होता है, इसको आप याद कर लें कि कोई भी काम
जो क्लोज पाथ में किया जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, उसका जो टोटल वर्क डन होगा ना वो 0 होगा। क्लियर? तो अगर आप इसको थोड़ा इसे प्रूफ करने जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये 3 चीजें हैं, ये हाइट है, फॉर सपोज इस हाइट पर कोई चीज हमें पहुंचानी है, इस हाइट पर, और हमारे पास 3 किस्म के पाथ है, ये S1 पाथ है, ये S2 पाथ है, और ये S3 पाथ है। क्लियर? अब 3 पाथ पर, अब ऊपर से देखिए, सपोज ये बॉडी यहां से मूव कर रही है, ये जब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी तो हम जानते हैं ये नीचे की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि ये mgh का काम करेगी, mgh, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और इतनी हाइट से यहाँ पहुंच रही है। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 0 वर्क होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के साथ हो रहा है। और यहाँ यही काम कितना होगा? देखिए यहाँ यही काम माइनस mgh की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है। तो अब हम जब टोटल करेंगे तो पॉजिटिव mgh नेगेटिव mgh कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, तो जो क्लोज पाथ के अंदर ये वर्क डन हो रहा है, ये क्लोज पाथ के अंदर ये टोटल हो रहा है 0। तो याद रखें, तो फिजिक्स में ऐसी फील्ड को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये है कि ऐसी फील्ड जिसमें होने वाला काम उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पर। जब कोई काम हाइट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका सर 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 S1 पाथ और S3 पाथ और S2, सर इसको एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें। इसको देखें, अगर हम फॉर सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास ये एक क्लोज पाथ है, जैसे यहाँ से एक बॉल को हम फॉर सपोज मूव करवा रहे हैं। क्लियर? हमारे पास 3 रास्ते हैं, ये बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है S1 पाथ से, फिर ये S2 पाथ पर मूव कर रहा है, फिर ये S3 पाथ पर मूव कर रहा है। अब आप जब ये देखिए बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क करके आएगा। देखिए ऊपर से वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हो जाएगा W = m × g। क्लियर? और अभी हमने वर्क का फॉर्मूला देखा था, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W = F × S, F × S। तो F कितना लगाएगा? F लगाएगा ये mg के बराबर, तो ये हो जाएगा mg। और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा हाइट जितना, जितना ऊपर से हाइट आ रहा है वही डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हो जाएगा देखें mgh। क्लियर? S1 पाथ में mgh का वर्क हो रहा है। S2 पाथ में देखिए आप, क्योंकि ये 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, देखें तो ये 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, तो ये टोटल वर्क 0 हो जाएगा। तीसरे में देखें ये उतना ही ऊपर जा रहा है, तो देखें अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से और ऊपर जाने की वजह से इसको हम लेंगे माइनस mgh। तो देखें जब टोटल वर्क डन करेंगे S1 S1 S2 S3, इस पर जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो 0 हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, तो बाकी वर्क डन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज पाथ में होने वाला कोई भी काम ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, हाइट पर डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये है कि जिसमें टोटल वर्क क्लोज पाथ, अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। क्लोज पाथ के अंदर होने वाला कोई भी काम 0 हो जाता है। जैसे आम लाइफ में आप देखते हैं, तो थोड़ा और अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें, हम देखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, जब हम देखते हैं साथ जवाब, जैसे फॉर सपोज डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, क्लियर, और ये 10 मीटर का फासला तय करके यहाँ जा रही है, 10 मीटर का फासला, अगर ये यहाँ से यहीं पर दोबारा वापस आ जाए, अभी भी 10 मीटर तय करके पहुंचेगी, लेकिन इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है? हम जानते हैं पहले 10 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसका वेक्टर एरो चेंज हो रहा है, और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 डिस्प्लेसमेंट बता रही है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 20 मीटर का है, याद रखिए उसने 20 मीटर का फासला कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट हमें ये बता रही है कि जहां से वो स्टार्ट हुई थी वो बॉडी वहीं पहुंच गई है। डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बताती है। क्लियर? तो यहाँ भी यही मतलब है कि क्लोज पाथ में होने वाला कोई भी काम, बॉडी जहां से स्टार्ट हुई थी बॉडी वहीं पहुंच गई है, इसका मतलब वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 0। और ये नेचर का उसूल भी है कि कोई भी काम ऐड नहीं होता,
हमेशा बराबर होता है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि अगर कोई बॉडी ऊपर गई है तो नीचे भी आना होगा, जितना काम ऊपर करके गई है उतना ही काम वो नीचे भी करके आएगी क्लोज पाथ के अंदर। तो ये भी क्लोज पाथ बन गया। देखें देखें फॉर सपोज एक बॉडी अगर आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सपोज इस हाइट पर आपने पहुंचा, इसमें आपने कोई वर्क किया है, ये हमेशा यहाँ पर रहेगी, कभी भी नहीं। इसको घंटे के बाद 2 घंटे के बाद दोबारा वापस आना है। जब ये दोबारा अपनी इस पॉइंट पर वापस पहुंचेगी तो अब बताएं कितना वर्क हुआ? 0 वर्क। जितना ऊपर करके गई थी उतना ही ऊपर खर्च करके आएगी, इसमें कोई वर्क एड नहीं हुआ, कोई वर्क शामिल नहीं हुआ, टोटल 0 हो गया। नेचर ने एनर्जी को पूरा कर दिया। क्लियर पॉइंट? ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आती है। लफ्ज आता है काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी और बहुत काम का है। फिजिक्स में बड़ी बड़ी क्लासों तक ये चलता रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और किस तरह डिफाइन होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है तो देखें काइनेटिक एनर्जी हमें एक्चुअल में इस पोजीशन के बारे में बताती है कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो मूव करने के दौरान